संसाधनों का आवंटन। कल हमने डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा था, ठीक है, और मार्केट एक्सचेंज रेट को भी पढ़ा था, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है? संसाधनों का आवंटन, किसी वस्तु सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है, ये संसाधनों का आवंटन कहलाता है। आर्थिक सुधार से पहले कैसे आवंटन होता था? और 1991 से एलपीजी जब शुरुआत हुई इसकी, तो बाजार तंत्र के हिसाब से, मांग और पूर्ति के हिसाब से संसाधनों का आवंटन होने लगा। तो हम एक बार देखते हैं कि सरकार कैसे आर्थिक सुधार से पहले संसाधनों का आवंटन करती थी। आर्थिक नियोजन के द्वारा, कर के द्वारा, टैक्स लगा करके, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लगा करके, राज्य सहायता सब्सिडी दे करके, लाइसेंस कि भाई कोई भी उद्योग है उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, कोटा, परमिट आदि, इनके माध्यम से सरकार किसी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहित हतोत्साहित कर सकती है। टैक्स ज्यादा लगा देगी तो लोग वैसे डिक्रेज हो जाएंगे, ठीक है। एमएसपी बढ़ा देगी तो लोग इनक्रेज हो जाएंगे, ठीक है। भारत में स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा में गेहूं और धान की फसल को ज्यादा उगाया जाता है क्योंकि इनका एमएसपी हाई है, ठीक है। इसलिए उनको सरकार इन सब के द्वारा कोटा, लाइसेंस, राज्य सहायता सब्सिडी वगैरह ऐसा सब कुछ दे करके सरकार किसी भी उत्पादन को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। टैक्स का मतलब है कि औद्योगिक वस्तुएं जो हैं उन पर टैक्स लगा देगी, ठीक है। तो उनका रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग खरीदें कमगे, ठीक है। और बाजार तंत्र 1991 से बाजार एलपीजी की शुरुआत हुई। बाजार तंत्र के माध्यम से संसाधनों का आवंटन होने लग गया, मांग और पूर्ति के आधार पर। जब भी बाजार तंत्र की हम बात करते हैं तो हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। मांग की मात्रा कितनी है, मूल्य कितना है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व बना करके, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। ये ए बना रखा है और वो बी बना रखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, प्राइस भी इतना है, तो इस हिसाब से इक्विलिब्रियम पर मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों का आवंटन कैसे? संसाधनों का उचित आवंटन होता है। संसाधनों का आवंटन समाज की सामूहिक इच्छाओं के अनुसार होता है कि समाज क्या खरीदना चाह रहा है, क्या खरीदने का इच्छुक है, उस हिसाब से उसी चीज को प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे। संसाधनों के उपयोग में अधिक कार्य कुशलता होगी। बाजार तंत्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कार्यरत होता है, जो फर्मों को उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु विवश कर सकता है। बाजार तंत्र कैसे? एक कंपनी है कोलगेट का निर्माण कर रही है, दूसरी भी कंपनी है वो भी कोलगेट का निर्माण कर रही है, तो दोनों ही कोलगेट हैं, चॉइस दोनों होगी, ठीक है। अगर एक कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिके तो उसको संसाधनों में एफिशिएंसी ला करके आनी होगी, कार्य कुशलता बढ़ानी होगी, अगर कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है तो। इसीलिए जो बाजार तंत्र है इसमें डिमांड क्रिएट करने के लिए कार्य कुशलता बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में होती हैं जो स्वयं स्वार्थ से प्रेरित होती हैं, अर्थात उत्पादन लाभ प्रेरित होता है। हम किसी चीज को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कुछ लाभ मिले, वो उत्पादन हमारा लाभ प्रेरित होता है। बाजार तंत्र की सीमाएं क्या है? इंपॉर्टेंट है। बाजार तंत्र सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकता, अर्थात निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता आदि को समाप्त नहीं कर सकता बाजार तंत्र। कारण क्या है? बाजार तंत्र मांग एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त करता है, डिमांड एंड सप्लाई के अंतराल को समाप्त करता है बाजार तंत्र, परंतु यह आवश्यकता एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त नहीं कर सकता। आवश्यकता एवं पूर्ति के अंतराल को मतलब लोगों को आवश्यकता इतनी चीजों की है, ठीक है, और इतनी ही वो सप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। उत्पादन मांग के अनुसार होगा, आवश्यकता के अनुसार नहीं। इसका मतलब ये है सामाजिक कल्याण के लिए उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यह एक अर्थव्यवस्था देश की समष्टिगत आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता बाजार तंत्र, जैसे कि दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए नहीं रख पाता, सतत विकास को नहीं बनाए रख पाता, पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पाता, मूल्य को स्थिर नहीं कर पाता, निर्धनता उन्मूलन इत्यादि ये नहीं कर पाता। ये इसकी लिमिटेशन है। कारण क्या है? बाजार तंत्र केवल विकसित क्षेत्रों में उच्च वर्गों की अल्पकालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकता है। विकसित क्षेत्रों में जहां डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है, उच्च वर्ग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं,
अल्पकालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकता है बाजार तंत्र। नंबर 3, बाह्यताओं की स्थिति में बाजार तंत्र संसाधनों के आवंटन में सक्रिय नहीं हो पाता। बाह्यता किसी आर्थिक गतिविधि का अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, एक्सटर्नलिटीज। हमने देखा था, पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं। बाजार तंत्र केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही सक्रिय होता है, जो बिना सरकारी हस्तक्षेप के संभव नहीं हो पाता। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप के लिए बाजार तंत्र में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है कि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन ऑफ कमीशन इंडिया ने गूगल पर फाइन लगाया हुआ था। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल खरीदोगे उनमें ऑलरेडी गूगल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलेंगे। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है। सैमसंग का मोबाइल ले लोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो सैमसंग के मोबाइल का भी तो है, लेकिन फिर भी क्रोम उसमें स्टैब्लिश होगा और दूसरे सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश नहीं होंगे। इसी वजह से ये अनफेयर प्रैक्टिस थी। गवर्नमेंट ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फाइन लगा दिया। तो ये सरकार का हस्तक्षेप हो गया। बाजार के प्रकार क्या है? कई प्रकार के होते हैं। देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा पूरी है, मतलब फर्मों की संख्या बहुत अधिक है और इनका उत्पाद समान है। उत्पाद समान का मतलब कोलगेट, दंत कांति, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन। तो ये है, उत्पाद समान हो गया, कोलगेट। ठीक है, और इनमें प्रतिस्पर्धा है, फर्म ज्यादा है, अलग अलग प्रकार की भी है। डाबर रेड हो गया। ठीक है, उत्पाद समान इनका। फॉर एग्जांपल के लिए गेहूं, गेहूं का उत्पाद समान है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। ठीक है, बाजार मूल्य निर्धारक होगा। इस पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो बाजार है वो मूल्य को निर्धारित करेगा। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और प्रस्थान होगा। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश का मतलब है कोई भी कंपनी आप स्वतंत्र रूप से स्टैब्लिश कर सकते हो। आपका मन करे कि मैं तो सिलाई सेंटर खोलूंगा, खोलूंगी, लगा लो। आपका मन फिर कुछ करने लग जाए कि नहीं मैं तो केले का ठेला लगाऊंगा, लगा लो। ठीक है, तो ये आप फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और प्रस्थान है, इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। बाजार के प्रकार में देखो, दूसरा प्रकार आ गया एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब एक ही फर्म होगी और उसका उत्पाद यूनिक होगा, अनन्य होगा। उसके अलावा कोई और दूसरी फर्म उस उत्पाद को पैदा ही नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे एक ही तो है, प्राइवेट रेलवे तो नहीं है ना, एक ही है। सरकार का ये अधिकार है, सरकार का एकाधिकार है इस क्षेत्र पे। सरकार ही सप्लाई करेगा और दूसरी संस्था सप्लाई नहीं कर रही है रेलवे को। फर्म मूल्य निर्धारक होगी, सरकार डिसाइड करेगी कि कितना किराया होना चाहिए। फर्मों की का प्रतिबंधित प्रवेश होगा, फर्म नहीं आ सकती दूसरी, प्रतिबंधित है। ठीक है, एकाधिकार है सरकार का इसके ऊपर। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा क्या होगी? अधिक फर्में होंगी, विभेदित वस्तुएं होंगी, साबुन, पेन आदि। फर्मों का मूल्य पर थोड़ा नियंत्रण होगा। फर्म जो है मूल्य पर थोड़ा नियंत्रण कर पाएंगी। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और प्रस्थान होगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में। अल्पाधिकार, कुछ फर्में होंगी, 2 से 10 या 15 तक कुछ ही फर्में होंगी। फर्में अंतर्निर्भर होंगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगी फर्में। नंबर 2, उत्पाद क्या होगा? समान उत्पाद भी हो सकता है इनका, विभेदित अलग अलग प्रकार का भी उत्पाद हो सकता है। समान उत्पाद जैसे लोहा, स्टील आदि। विभेदित उत्पाद जैसे टेलीकॉम, कार। ठीक है, कुछ ही फर्में होंगी, ये अल्पाधिकार होगा। क्लियर? उत्पादक संघ क्या होगा? 5वां प्रकार आ गया। यह कुछ फर्मों के बीच एक समझौता होता है, उत्पादक संघ, कार्टलाइजेशन कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत वह अपना उत्पादन एवं वस्तुओं का मूल्य संयुक्त रूप से निर्धारित करती है। मतलब कुछ लोग हैं, संस्थाएं हैं, एक साथ मिलकर के एक संघ बना लेंगी। ठीक है, और वो संघ मिला करके, वो संघ में बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हमारे उत्पाद का मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ताकि उनका संयुक्त लाभ अधिकतम हो सके, ताकि टोटल जो कुल मिलाकर के इनका एग्रीगेट जो एडवांटेज है वो अधिकतम हो सके। फॉर एग्जाम्पल ओपेक। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने अपना क्या बनाया हुआ है? एक संघ बनाया हुआ है। मिलकर के क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ये क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है,
क्रेता एकाधिकार, मोनोप्सोनी। क्रेता एकाधिकार वह बाजार होता है जिसमें किसी उत्पाद के अनेक विक्रेता उत्पादक हों, परंतु केवल एक क्रेता उत्पादक हो। फॉर एग्जाम्पल प्रतिरक्षा वस्तुएं, प्रतिरक्षा वस्तुएं कौन खरीदेगा? मैं भी लिया हूं एक S-400 और दुश्मनों की तरफ मुंह करके एक्टिवेट कर दो कि दुश्मन अगर छींक भी मारे तो उसको डिटेक्ट करो और एक मिसाइल छोड़ दो ताकि पता चल जाए। नहीं, इसका मतलब क्या है कि फर्म बहुत ज्यादा है, खरीदने वाला एक ही है, गवर्नमेंट डिफेंस में। एग्जाम्पल है ये क्रेता एकाधिकार हो गया। इस प्रकार के बाजार को क्रेताधिकार या मोनोप्सोनी बोलते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार वह बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक क्रेता और एक विक्रेता हो, एक ही क्रेता हो, एक ही विक्रेता हो और कोई नहीं हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा आया नहीं है, ये बस एक वो है। नैसर्गिक एकाधिकार, नेचुरल मोनोपोली, यह वह बाजार होता है जिसमें केवल एक फर्म ही आर्थिक कार्यकुशलता को अधिकतम कर सकते हैं, अर्थात प्रतिस्पर्धा अवांछनीय है, प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, एक ही फर्म अपनी कार्यकुशलता को बनाए रख पाती है। ठीक है। उपयोगिता, यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, इसके दो प्रकार हैं। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। यह सीमांत उपयोगिता समझ में आई, यूटिलिटी समझ में आई क्या होती है? किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, इसके दो प्रकार होते हैं। पहली प्रकार होगी कि सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि। मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली ठंडी ठंडी, मजा आ गया। एक और बोतल ले लो वही सेम, कितना मजा आएगा? कम आएगा। वही यूटिलिटी है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि अतिरिक्त इकाई से बोला गया। ठीक है, एक कप चाय का पी लो, फिर दूसरा और पी लो, उससे कितनी संतुष्टि होगी? बहुत कम होगी। वही जो अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक संतुष्टि में होती है, अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वही यूटिलिटी होती है। ये दो प्रकार की होती है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जब उपभोक्ता किसी इकाई का उपभोग करेगा तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि में गिरावट आती है। इकाई बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता घटेगी। समझ गए इस बात को? यही मैंने एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक का, चाय के कप का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय, पहले इसको देखते हैं। NFIA क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज कॉल्ड NFIA, मतलब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय होती है। कारक क्या होते हैं? हमने ये पढ़ा था नेशनल इनकम के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हमने करवाई थी। आगत, इनपुट, क्या होती है? कारक। कारक क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के लिए हम रेंट देंगे, ठीक है, लेबर के लिए वेज देंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम एडवांटेज देंगे। ये तो होगी कारक। और इन्हीं मूल्यवृद्धि केवल ये चार ही कर सकते हैं। मूल्यवृद्धि, मूल्यवृद्धि का मतलब किसी उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, मूल्यवृद्धि, ये केवल इनसे चार से होगी। भूमि से होगी, किराया बढ़ेगा, मूल्यवृद्धि हो जाएगी उसमें। श्रम, वेतन, दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसमें भी मूल्यवृद्धि होगी। पूंजी, ब्याज, पूंजी ज्यादा लगा दी तो उस पूंजी को कंपनसेट करने के लिए ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो भी वो उत्पाद की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। उद्यम, लाभ ज्यादा बढ़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप का, तो भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। ये ही आय अर्जित कर सकते हैं। आय भी नहीं से होती है, केवल ये ही चार ही आय के स्रोत हैं। इनकम भी नहीं से होती है। गैर कारक आय क्या होगी? अन्य सभी गैर कारक आय होगी, जैसे कच्चा माल। ठीक है, राष्ट्रीय आय को अब हम देखते हैं। हमें पता चल गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है, विदेशों से प्राप्त निवल आय होती है। राष्ट्रीय आय या GDP अर्थव्यवस्था का आकार दर्शाती है। राष्ट्रीय आय कितनी है पता चल जाएगा, अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। GDP कितनी है, अर्थव्यवस्था के आकार का पता चल जाएगा। राष्ट्रीय आय या GDP में वृद्धि आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। GDP बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है,
तो आर्थिक वृद्धि भी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? जीवन स्तर को, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? अर्थव्यवस्था का आकार या आर्थिक वृद्धि को। प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? लाइफ स्टैंडर्ड को, लाइफ का क्या स्टैंडर्ड लेवल पर, जीवन स्तर को दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में सभी अंतिम वस्तुओं, सभी को देखना, इस पर फोकस करना, सभी अंतिम वस्तुओं, वो चाहे विदेश की फॉरेन फैक्ट्री क्यों ना लगी हो, ठीक है, उसका क्या होगा? जो भी उन सेवाओं का, वस्तुओं का मौद्रिक मान जो होगा, जीडीपी है। समझ गए? वस्तुएं एवं सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। जीडीपी में देखा जाता है कि उत्पादन कहां हुआ, ठीक है। जीएनपी में देखा जाता है कि उत्पादन किसने किया। समझ गए? अब वस्तुएं दो प्रकार की होगी, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, ये भी दो प्रकार की होती है। अंतिम वस्तु उपभोक्ता वस्तु होगी, पूंजीगत वस्तु होगी। बड़े अच्छी तरह से हमने समझाया था उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु कौन सी होती हैं? उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती हैं पूंजीगत वस्तु, ठीक है, और उपभोक्ता वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है? वह वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल। इन वस्तुओं को जीडीपी या राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता ताकि दोहरी गणना ना हो, क्योंकि ये अंतिम वस्तुओं में जुड़ जाती हैं। ये वस्तुएं उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हैं। कैपिटल वस्तुएं होगी, ठीक है, और जो उपभोक्ता वस्तुएं होगी वो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती हैं। मतलब अब वो फाइनल गुड्स हैं, वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं, वो बेचने के लिए रेडी हैं, कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं, उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हैं, प्रक्रिया से बाहर हो चुकी हैं। और मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उत्पादन प्रक्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है, इंटरमीडिएरी गुड्स जिनको हम बोलते हैं। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होती हैं, मशीन, उपकरण, ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। समझ गए? घरेलू क्षेत्र क्या होता है, इसको देखो, क्योंकि जीडीपी में हमने पढ़ा ना, घरेलू क्षेत्र में, देश के घरेलू क्षेत्र में। अब ये घरेलू क्षेत्र की इंपॉर्टेंस दे रखी है, डेफिनेशन कहते हैं। राजनीतिक सीमाएं आ गई। राजनीतिक सीमाएं का मतलब हमारे देश की बाउंड्री, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास, ठीक है, डिप्लोमेटिक मिशंस, वाणिज्यिक दूतावास एवं सैनिक संगठन, प्लस देश के निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले जहाज, हवाई जहाज, तेल के कुएं आदि से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आए, यह घरेलू क्षेत्र है। समझ गए? एक तो देश की बाउंड्री आ गई, विदेशों में स्थित दूतावास हो गया, वाणिज्यिक दूतावास। वाणिज्यिक दूतावास क्या है? वो दूतावास जो हमें वाणिज्यिक के लिए, मार्केटिंग के लिए स्टैब्लिश किया हुआ है। दोनों देशों में संबंध है, उस देश से कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितना हम खरीद रहे हैं। वाणिज्यिक दूतावास उस देश से खरीद लेगा और खरीद करके वो अपने जहाजों में लाद करके हम ले आएंगे, वाणिज्यिक दूतावास। सैनिक संगठन हो गया कोई, ठीक है, और देश के निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले जहाज। स्वामित्व वाले जहाज का मतलब क्या? वहां से बीच में समुद्र में जहाज हो, वो भी तो इंक्लूड होगा, वहां से आ रहा है, बाउंड्री से निकल गया वहां से, यहाँ की बाउंड्री में आया नहीं, तो स्वामित्व वाला जहाज, ठीक है। हवाई जहाज, तेल के कुएं आदि से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आए। इनसे वर्ल्ड में जो हमें आय प्राप्त हो रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, इसको देखो क्या है। जीडीपी समझ गए, जीएनपी पे आ गए हम, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के नागरिकों, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देखा जाता है कि उत्पादन किसने किया। किसने किया का मतलब है देश के सामान्य निवासी नागरिकों द्वारा उत्पादन कहीं पर भी जाकर के हो, एंटार्क्टिका में जाकर के हो रहा मान लो, तो वो भी जीडीपी में, जीएनपी में काउंट होगा। नेशनल प्रोडक्ट को समझो। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हम कौन से नेशन से रिलेटेड हैं? अपने नेशन से रिलेटेड हैं, कहीं पर भी जाकर के करें, हमारा नेशनल प्रोडक्ट है वो। समझ गए? अब इसमें देखो क्या है, ये समझा रखा है।
अच्छे से समझ में आए। सामान्य निवासी ए, ये एरिया है ए का, सामान्य निवासी है ये एरिया गैर निवासी है, सी सी लिख दिया, और बी है ये बाहर है। ए सामान्य निवासी है, बी विदेशों में स्थित कंपनियां हैं, भारत में विदेशी कंपनियां सी। बी, बी कौन सी कंपनी है? सामान्य निवासी की कंपनी है। यह कंपनी हमारी है, इंडिया की है, इंडिया के लोगों का इसके ऊपर प्रभुत्व है, स्वामित्व है। समझ गए? तो जीडीपी क्या होगी? जीडीपी क्या होगी? ये देश की सामान्य बाउंड्री, सामान्य निवासी देश के, और सी गैर निवासी, ये देश की बाउंड्री है। समझ गए? देश की बाउंड्री में जितनी भी एक वित्तीय वर्ष में वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उनका जो मौद्रिक मान होगा वो हमारा जीडीपी होगा, दैट इज ए प्लस सी। समझ गए? अभी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये है कि सामान्य निवासियों के द्वारा, ठीक है, चाहे विदेशों में स्थिति क्यों ना हो, जो कुछ भी उत्पादित किया जा रहा है उन वस्तुओं का और सेवाओं का मौद्रिक मान क्या होता है? वो जीएनपी होता है। जीएनपी में इसको माइनस कर दिया जाता है या इसको काउंट नहीं किया जाता। या तो जीडीपी निकाल करके इसको माइनस कर दो, सी को, जीएनपी आ गया, या फिर इसको काउंट ही मत करो, सीधा ए प्लस बी कर दो। समझ गए? अगर हम जीडीपी है, जीडीपी में से हम सी को माइनस कर रहे हैं तो जीडीपी में प्लस बी और जोड़ दो, ठीक है, सी माइनस ऑटोमेटिक हो गया। अब एनएफआईए क्या होगी? नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनएफआईए क्या होगी कि एक तो विदेशों में स्थित कंपनियां हमारी जो हैं उनसे हमें जो भी आय प्राप्त हो रही है वो आय, और वो कंपनियां जो हमारे देश में उनसे जो भी आय प्राप्त उन्होंने की है वो हमारी उन कंपनियों के ऐसे माइनस कर दो, जो भी होगी वो नेट इनकम होगी। समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताना? मान लो अपने देश में किसी दूसरे देश की कंपनियां हैं वो, और दूसरे देश में अपने देश के लोगों ने जो कंपनी स्थापित कर रखी है वो, हाँ, वहां से जो हमें इनकम प्राप्त होती है और यहाँ की कंपनी से जो इनकम प्राप्त होती है उन दोनों को लेस करके ना जितना बचेगा वो नेट। हमारी जो कंपनियां हैं उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उसमें से विदेश, हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां उनकी आय को माइनस करना है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिल जाएगा, नेट इनकम हो जाएगी वो। ठीक है, देखो ए क्या दे रखा है? सामान्य निवासियों द्वारा देश के घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय, ए बाउंड्री, हमारी बाउंड्री से। बी, सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, बी होगी क्योंकि ये हमारी विदेशी कंपनियां हैं विदेशों में जो हैं। सी, गैर निवासियों द्वारा देश के घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय, तो जीडीपी, जीएनपी क्या होगी? जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कैसे? जीडीपी क्या है? ए प्लस सी जीडीपी है, और एनएफआईए क्या है? बी माइनस सी है। सी एक बार सी प्लस में होगा, एक बार सी माइनस में होगा, तो इसको काट दो, ए प्लस बी क्या हो गया? जीएनपी होगा, जैसा कि ऊपर आया हुआ। समझ गए? मैंने एक वो भी बनाया हुआ इसमें, ठीक है, पता चलेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? जीडीपी में जब हम एनएफआईए जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? जीएनपी हो जाती है। जीडीपी में एनएफआईए जोड़ दिया, क्या हो गया? जीएनपी हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाएं, ये कौन सी अवधारणाएं हैं? राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स उनको देखेंगे। सकल एवं निवल में क्या मतलब है? क्या होता है सकल और क्या होता है निवल? ग्रोस क्या है, नेट क्या है? निवल या शुद्ध जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? सकल में से, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन जितना भी है उसको माइनस कर दो। ग्रोस आय, ग्रोस प्रोडक्ट कुछ भी हो, माइनस डेप्रिसिएशन, हमें क्या मिल जाएगा? निवल मिल जाएगा। समझ गए? अच्छे से समझ रहे हैं इसको। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट मिल गया। हाँ, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्य ह्रास क्या होता है? ये मूल्य ह्रास क्या है? घिसावट होगी, टूट फूट होगी आदि के कारण पूंजीगत वस्तुओं के मान में गिरावट आना। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के मान में गिरावट। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? एनीथिंग दैट हैज ए, मतलब मशीनरी होगी, उपकरण होगी। मशीन है, 2 साल पहले खरीदी थी, घिसावट आ गई, टूट फूट हो गई, उसके कारण मशीन की वैल्यू कम हो गई। मशीन की जो वैल्यू कम हुई है वही हमारा डेप्रिसिएशन है।
और वो डेप्रिसिएशन हम जब माइनस कर देते हैं, ठीक है, ग्रोस से, वो क्या हो गया, नेट हो गया। समझ गए? मान लो मैंने 1 लाख रुपए की चीजें प्रोड्यूस कर दी, 1 लाख रुपए की चीजें प्रोड्यूस कर दी, तो उस प्रोड्यूस करने में मशीनें भी तो घिसाई हुई है, टूट फूट हुई है। तो उस 1 लाख में जो भी रेवेन्यू मुझे मिला, मान लो 1 लाख रुपए ही मिल गए मुझे, उस 1 लाख रुपए में से मशीनों की जो घिसाई हुई है, टूट फूट हुई है, उस पर खर्चा हो गया मान लो 10,000 रुपए का। वो 10,000 रुपये मैं 1 लाख रुपए से माइनस कर दूंगा तो 90,000 रुपए का जो रेवेन्यू मिला मुझे, वो रेवेन्यू मेरा नेट है। ठीक है, नेट हमें कब मिलेगा, जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। और यदि हम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ग्रोस मिल जाएगा। समझ गए? अब इसमें देखो एनडीपी, एनडीपी क्या होती है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जब हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। समझ गए? और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। समझ गए? जब भी जी से डी माइनस करोगे एन मिलेगा, जी से डी माइनस कर दिया तो जी का एन हो गया। समझ गए इस बात को? एक बार समझाता हूं मैं इसको लिख के बोर्ड में। जीडीपी, जीडीपी से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, क्या मिल गया, एनडीपी मिल गया। जब भी हम जी से डी माइनस करते हैं तो माइनस होने के बाद ये जो जी है इसका एन हो जाता है। समझ गए? अब देखो क्या है, हम यदि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये जी का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, हमें एनएनपी मिल जाएगा। समझ गए? ये बता रहा हूं मैं। या फिर यूं कह लो कि जब भी हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट मिल जाता है। इस नेट के लिए ही एन का वर्ड यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? घरेलू एवं राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होता है, घरेलू जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है, विदेशों से प्राप्त न्यूअल आय मतलब एनएफआईए, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। देखो जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कब मिलेगा हमें, जब हम जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देंगे। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा, जब हम एनडीपी में एनएफआईए जोड़ देंगे। समझ गए? ये क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। कारक लागत एवं बाजार मूल्य। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर पर जो हमारी कॉस्ट है वो कारक लागत है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन पर जो कॉस्ट लग रही है वो क्या होगी, कारक लागत होगी। ठीक है, और आर्थिक लागत क्या होती है, आर्थिक लागत वो होती है लेखा लागत, अकाउंटिंग में जो लागत लगी है, और लाभ, इनको दोनों को लगा करके। अप्रत्यक्ष कर क्या होती है, अप्रत्यक्ष कर इसमें पता चलेगा। ये कारक लागत तो समझ गए होगे, कारक लागत होती है कारक पर जो आय है वो, कारक पर जो व्यय हुआ है, कॉस्ट हुआ है वो। बाजार मूल्य क्या है, कारक आगत पर व्यय। ठीक है, इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम्स पर जो वो उन पर व्यय हो गया। प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर जितना भी लगा रखा है वो
जो सब्सिडी दे रखी हो, अप्रत्यक्ष कर गवर्नमेंट ने लगा दिया, गवर्नमेंट के पास वो कर चला गया, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी तो दी है, ठीक है, उसी में तो सब्सिडी दे दी, तो जो सब्सिडी को माइनस करने के बाद गवर्नमेंट के पास बच गया वो नेट अप्रत्यक्ष कर होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा। समझ गए? कारक आगत पर वह कितना किया। कारक आगत का मतलब है हमने लैंड ली, जमीन, उसके ऊपर हमने रेंट कितना दिया, वो रेंट क्या हो गया, वह हो गया हमारा, ठीक है। लेबर लिया, लेबर को कितनी वेज दी, ठीक है, वो व्यय हो गया हमारा। वैसे ही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर जो भी हमारा व्यय हुआ है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ये कारक लागत होगी। और बाजार मूल्य का तो पता ही है, बाजार मूल्य कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस सब्सिडी कर दो, वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो गया। समझ गए? कहने का मतलब है एक चीज फैक्ट्री से निकल जब बनी है वो 20 रुपए उसका रेट है, मान करके चलना 20 रुपए रेट में सब कुछ शामिल हो गया, डेप्रिसिएशन भी, कारक लागत भी शामिल होगी, ठीक है, दिहाड़ी भी शामिल लगी, हमने दिहाड़ी किया, कच्चा माल सारा सब कुछ उसमें आ गया 20 रुपए। 20 रुपए के बजाय गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। ये भी याद रखना कि इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं पर लगता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तुओं पर लग रहा है, गुड्स पर लग रहा है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया उस पर 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी कीमत कितनी होगी, 30 रुपए होगी। 20 रुपए कंपनी से बाहर निकलते गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर 30 रुपए होगा। लेकिन 30 रुपए होने के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 10 रुपए, गवर्नमेंट ने 10 रुपए टैक्स लगा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस 10 रुपए में से 2 रुपए की सब्सिडी दे दी, मान करके चलना, तो जो 8 रुपए गवर्नमेंट के पास बच गए वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बच गया। समझ गए? अब जीडीपी, एमपी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस है, यहां पर मार्केट प्राइस पर जीडीपी कितनी है, और जीडीपी एफसी और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर कितनी है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको समझो, क्या समझ रहे हो, मैं बताता हूं कैसे समझोगे इसको। गवर्नमेंट ने कोई चीज, कंपनी से कोई चीज निकल करके आई है, ठीक है, मान लो ये है वो, इसका रुपये 20 रुपए इसकी वैल्यू है, गवर्नमेंट ने ये 20 रुपए इसकी वैल्यू है, कंपनी से बाहर निकली है, बाजार में नहीं आई है। समझ गए? और ये क्या होगी, ये फैक्टर कॉस्ट होगी, फैक्टर कॉस्ट पर है इसका मूल्य। फैक्टर कॉस्ट पर मूल्य होने का मतलब ये है कि इस वस्तु में फैक्टर की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। समझ गए? ये क्या हो गया, इसके बेस पर हम जीडीपी को जो निकालते हैं वो हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, केवल इन वस्तुओं का टोटल करके। लेकिन अगर हम इसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ है, अगर इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स कब लगेगा, जब ये चीज कंपनी से बाहर आएगी, कंपनी से बाहर आके जैसे ये मार्केट में आएगी, ठीक है, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें शामिल होगा। ये इस वस्तु का जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इस वस्तु का शामिल हो जाएगा, इसके बाद जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू इसकी वैल्यू होगी फाइनल, इसको जोड़ करके, ये बाजार मूल्य है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी, ये 20 थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर 10 का लगाया गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 30 होगी, तो 30 बाजार मूल्य होगा। अब आ गया समझ में? ये है बाजार मूल्य। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं पर लगता है, माइनस में सब्सिडी कर दो, गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देती है, वो माइनस सब्सिडी कर दी तो क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया। प्रत्यक्ष कर आय संपत्ति पर लगता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, डायरेक्ट टैक्स वो इनकम पर लगता है। समझ आ गया? याद रखना है। कारक लागत का प्रयोग आर्थिक वृद्धि के आकलन के लिए होता है, कारक लागत, ठीक है। बाजार मूल्य का प्रयोग लेन देन के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के परंपरा अनुसार भारत 2015 से अपनी आर्थिक वृद्धि का आकलन कारक लागत के आधार पर कर रहा है, अपनी आर्थिक वृद्धि का आकलन, लेकिन व्यवहारिक रूप से बाजार मूल्य का ही प्रयोग किया जा रहा है। व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली बाजार मूल्य का प्रयोग,
ठीक है, लेकिन 2015 से आईएमएफ के अनुसार ही उसकी, आईएमएफ ने वो कर रखा है, उसकी ट्रेडिशन के अनुसार कर रहे हैं। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष। स्थिर मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें आधार वर्ष लिया जाता है, जैसे कि 2011-12, वो स्थिर मूल्य हो गया। चालू मूल्य वो मूल्य है जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे प्राइस रेट चल रहा है। ठीक है, चालू मूल्य क्या है? चालू मूल्य का मतलब ऐसा नहीं कि मूल्य चालू है। ठीक है, वो आया था ना उसमें फिल्म में, कौन सी थी वो, शायद बम्बे टू गोवा, जर्नी बम्बे टू गोवा, या धमाल, ऐसी सी कोई मूवी थी वो, उसमें गोवा जा रहे थे वो। ठीक है, तो उसने कहा था, वो जहाज में फंस गए थे, तो बोल रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो दूसरा इंजन है वो चालू है। हाँ चालू है, चालू है, ऐसे नहीं है, वो चालू कंपनी का है। तो यहाँ पर चालू कंपनी का मूल्य नहीं है, चालू मूल्य है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन चालू वर्तमान वर्ष के मूल्यों पर किया जाता है, वो चालू मूल्य है, प्रयोग लेन देन के लिए। ठीक है, वर्तमान वर्ष के मूल्य पर चालू मूल्य, वो चालू मूल्य होगा। स्थिर मूल्य क्या होगा? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन आधार वर्ष के मूल्यों पर किया जाता है, प्रयोग आर्थिक वृद्धि के आकलन के लिए किया जाता है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ही वास्तविक जीडीपी है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ही वास्तविक जीडीपी है। समझ गए? वास्तविक जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी, जीडीपी अपस्थापक, ये डिफ्लेक्टर है, इंडेक्स नंबर होता है डिफ्लेक्टर, ये नीचे दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100। मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर निकाली जाती है, मौद्रिक जीडीपी चालू मूल्यों पर निकाली जाती है। ठीक है, समझ गए? जो मौद्रिक जीडीपी है चालू मूल्यों पर, और जीडीपी अपस्थापक है वो मल्टीप्लाई बाई 100, वास्तविक जीडीपी निकल गई। ठीक है, अब इसमें देखो जीडीपी अपस्थापक क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? यह एक सूचकांक है, इंडेक्स नंबर है, जो मुद्रास्फीति को मापता है। जितनी मुद्रास्फीति बढ़ी है, मान लो मुद्रास्फीति आधी बढ़ी है तो 0.5। ठीक है, मुद्रास्फीति दोगुनी बढ़ी है तो मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर इंडेक्स नंबर हो जाएगा, और वो जो 2 नंबर है वो जीडीपी डिफ्लेक्टर है, कि मुद्रास्फीति इतनी हुई है, इसको माइनस करो, तभी हमारी वास्तविक जीडीपी आएगी कि वास्तविक जीडीपी कितनी हुई है। वास्तविक जीडीपी, मान लो प्राइस जो था 2011-12 में किसी चीज का 20 रुपए था, अभी 2020-21 में 24-25 में मूल्य बढ़ते बढ़ते उसका 20 रुपए की बजाय उसका मूल्य 27 रुपए हो गया, तो कितनी बढ़ गई? 30 लगा लो, 30 रुपए उसका मूल्य होगा, तो आधी बढ़ गई, इन्फ्लेशन आधी बढ़ गई, तो वो 0.5 एक इंडेक्स नंबर आ गया, वो जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा कि इन्फ्लेशन आधी बढ़ी है, तो इस इन्फ्लेशन को माइनस करो जो आज की जीडीपी है, उस जितने भी इन्फ्लेशन को माइनस करोगे तो वो जो जीडीपी हमारे निकलेगी वो 2011-12 के मूल्य पर ही निकलेगी, तो वो हमारी वास्तविक जीडीपी होगी। समझ गए? सूचकांक क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है? यह एक सांख्यिकी अवधारणा होती है, संख्या दी जाती है इसमें, जो किसी चर जैसे कि मूल्य, उत्पादन आदि में परिवर्तन को मापता है, कि मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, वो हम किसी संख्या के माध्यम से बताते हैं, वो इंडेक्स नंबर हो गया, सूचकांक हो गया। इसमें जैसे कि संदर्भ समय ले लिया, इसमें आधार वर्ष लिया जाता है, संदर्भ का मान लिया जाता है कि उस आधार वर्ष में इस चीज का हमने मान इतना लिया था। लिखने का तरीका कैसे होता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम? 2011-12 ये क्या हो गया, आधार वर्ष हो गया, बराबर है 100, ऐसे लिखते हैं। ये सेमी कोलन का निशान भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2011-12 लिखना पड़ेगा कि 2011-12 आधार वर्ष था, उस समय हमने इसका 100 मूल्य लिया था। IIP इंडस्ट्रियल ये प्राइस वो हो गया, इंडेक्स ऑफ प्राइस 2011-12। ठीक है, इसको लिखा जाता है इक्वल टू 100। सेंसेक्स को कैसे लिखते हैं? ये डॉट डॉट लगा करके 1978, 79, 100, मतलब ये आधार वर्ष इसमें 1978-79 है। IIP जो इंडेक्स होता है, ठीक है, इसमें जो आधार वर्ष ले रखा है 2011-12 ले रखा है, और ये 100 जो ले रखा है ये सूचकांक मान ले रखे हैं इनका, ऐसे लिखा जाता है। आधार वर्ष चेक करने का मानदंड क्या होता है? सामान्य वर्ष होगा, औसत मूल्य होगा उसका, सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष का मतलब कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होंगी, वो सामान्य वर्ष लिया जाएगा। नवीनतम वर्ष होगा, नए से नया,
नए से नया वर्ष भी लिया जा सकता है। संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, उस वर्ष को लिया जाएगा। भारत में आंकड़ों को एनएसएसओ और सीएसओ मापता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मापते हैं। अब इन दोनों संस्थाओं को एनएसओ में मिला दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मिला दिया गया है। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस क्या है? 168 लाख करोड़। जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पर, ठीक है, और मार्केट प्राइस या करंट प्राइस, ठीक है, हम करंट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर अगर उसको मापते हैं, ठीक है, तो जीडीपी कितनी आई है हमारी 2017-18 में? 168 लाख करोड़ थी जीडीपी। 168 लाख करोड़ की वस्तुएं और सेवाएं हमने प्रोड्यूस की 2017-18 में। ग्रोथ रेट कितना था? 10% था। जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस पर, लेकिन स्थिर मूल्य पर अगर उसको मापते हैं, स्थिर मूल्य का मतलब कोई बैक ईयर ले लिया, ठीक है, आधार वर्ष ले लिया, 130 लाख करोड़। इसके हिसाब से हमारी जो जीडीपी आई है, जो रियल जीडीपी होगी हमारी, वो आई हमारी वृद्धि दर कितनी होगी? इसमें 6.7%, इसी को मापा जाता है। जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं स्थिर मूल्य पर, तो वो हमारे 6.7%, इसी के अनुसार उसको मापा जाता है, मतलब स्थिर मूल्य पर मापा जाता है। और करंट प्राइस में जीडीपी लेन देन के लिए, ठीक है, मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें। ये कुछ अवधारणाएं हैं, ये 16 अवधारणाएं हैं, इनको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए काफी है।